पंजाब में सिखों के इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला क्या, गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरुओं का इतिहास। फिर इसके बाद बंदा बहादुर से लेकर के रणजीत सिंह के पहले तक के सिखों का इतिहास। फिर बताया था रणजीत सिंह से लेकर के 1849 में पंजाब राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने तक का इतिहास। तो इस पे मैंने आपको बताया था कि जो 10 गुरुओं का इतिहास है ये सिखों का एक धार्मिक इतिहास है, यानी कि जो 10 गुरुओं का समय था इस समय तक सिख केवल धार्मिक संप्रदाय के रूप में थे, पंजाब में किसी राजनीतिक शक्ति के रूप में नहीं थे, क्योंकि सिखों का अपना कोई राज्य नहीं था और सिख गुरु कहीं के राजा नहीं थे। इसके बाद बंदा बहादुर सिखों के पहले राजनीतिक नेता, और बंदा बहादुर ने ही प्रथम सिख राज्य की स्थापना की थी। लेकिन बंदा बहादुर ने जो सिख राज्य की स्थापना की थी वो बहुत जल्दी बिखर जाता है, और रणजीत सिंह के पहले तक पंजाब क्षेत्र में सिख बस छोटे छोटे राज्यों के रूप में थे। तो वहां तक का इतिहास पढ़ेंगे। फिर जब रणजीत सिंह शासक बनता है तब सिख पंजाब क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरते हैं। तो रणजीत सिंह से लेकर के पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने तक का इतिहास। तो ये जो 10 गुरुओं का इतिहास मैंने आपको पढ़ा दिया था पिछली क्लास में, और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बंदा बहादुर के बारे में। तो इसके बारे में बताया था कि ये सिखों का प्रथम राजनैतिक नेता था, प्रथम राजनैतिक नेता। और इसे सिखों का प्रथम राजनैतिक नेता किसने नियुक्त किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। पिछली क्लास ध्यान होगी, मैंने बताया था कि गुरु गोविंद सिंह ने मरने से पहले 2 बातें निर्धारित कर दी। पहली बात क्या, गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया, और दूसरी बात क्या, सिखों का पहला राजनीतिक नेता किसको नियुक्त किया? बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर के जन्म के बारे में बता दे, जन्म कहां पर हुआ था? बंदा बहादुर का जन्म हुआ था कश्मीर में। और कश्मीर में कहां पे? पुंछ जिले के राजौरी गांव में, राजौरी गांव में। ठीक, इसके बाद अगली बात, इसके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव। और इसका एक अन्य नाम था, अन्य नाम माधव दास बैरागी। माधव दास बैरागी। और इसने ही 1708 में प्रथम सिख राज्य की स्थापना की थी। प्रथम सिख राज्य की स्थापना की थी। और कहां पर यह स्थापना की थी? पंजाब क्षेत्र में स्थापना की थी प्रथम सिख राज्य की। तो इसका मतलब इसने पंजाब क्षेत्र में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, सिख राज्य की स्थापना की, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के नाम से सिक्के चलवाए, और सिख राज्य की प्रथम, या ऐसे कहा जाए सिख राज्य की अलग अपनी मोहर भी बनवाई थी। ठीक, अब जब सिख राज्य की स्थापना की तो इसने एक बात की घोषणा की
कि जिन जिन लोगों ने सिखों पर अत्याचार किए हैं अब उनसे गिन गिन करके बदला लिया जाएगा। तो सिखों से लंबा संघर्ष किनका चला था? मुगलों का। तो इसीलिए मुगलों के खिलाफ 1708 में बंदा बहादुर ने विद्रोह कर दिया, है ना। तो 1708 में बंदा बहादुर ने विद्रोह कर दिया, मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। और मुगल सम्राट उस समय कौन था? बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और बहादुर शाह प्रथम के समय इस विद्रोह को दबाया नहीं जा सका। 1716 में मुगल सम्राट फारुखशियर के समय क्या किया गया? बंदा बहादुर को पंजाब के गुरदासपुर नामक स्थान पर गिरफ्तार किया गया। पंजाब के गुरदासपुर में गिरफ्तार किया गया और दिल्ली में इसे मृत्युदंड दे दिया गया। दिल्ली में इसे मृत्युदंड दे दिया गया। तो इस तरीके से जो पंजाब राज्य अभी बना ही था, बनते ही फिर से बिखर गया और काफी लंबे समय तक आगे पंजाब क्षेत्र में सिखों का कोई खास प्रभाव नहीं बन पाया। लेकिन 1761 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जो तीसरा युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में मराठों की बहुत जबरदस्त हार हुई थी। देखिए, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि पहले मुगलों का लंबे समय तक शासन चला पूरे भारत में। या तो मुगलों का डायरेक्ट शासन था या तो प्रभाव था उनका। और इसके बाद जो है ये पूरे भारत में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में थे। लेकिन जब मुगलों का पतन शुरू हुआ तो तमाम क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और उन तमाम क्षेत्रीय शक्तियों में से एक शक्ति थे मराठे। और मराठे इतनी बड़ी शक्ति के रूप में उभरे कि एक समय यह लगने लगा था कि शायद अब मुगलों का स्थान कौन लेंगे? मराठे। लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की जबरदस्त हार हुई और उस हार के परिणाम स्वरूप पंजाब क्षेत्र में मराठों का प्रभाव लगभग खत्म सा हो गया पंजाब क्षेत्र में। और उस समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। मुगलों में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो पंजाब में कंट्रोल कर सकें। और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के डेथ हो जाती है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान का भी प्रभाव पंजाब क्षेत्र से पूरी तरीके से लगभग खत्म हो गया। तो पंजाब एक ऐसे क्षेत्र के रूप में बन गया था जहां पर किसी भी मजबूत शक्ति का कोई प्रभाव या कंट्रोल नहीं था, है ना। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में पंजाब क्षेत्र में सिखों को फिर से अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिला और पंजाब क्षेत्र में सिखों ने 12 छोटे छोटे राज्यों की स्थापना की, है ना। 12 छोटे छोटे राज्यों की स्थापना की और इन छोटे छोटे राज्यों को कहा जाता था मिसल। तो मिसल क्या थे? सिखों के छोटे छोटे राज्य थे। कहां पर स्थापित हुए थे? पंजाब क्षेत्र में स्थापित हुए थे, है ना। और इन 12 मिसलों में जो सबसे पावरफुल मिसल थी वो थी भंगी मिसल। और इन 12 मिसलों में से एक मिसल आपकी थी कौन सी? सुकर चकिया मिसल, है ना। कौन थी? सुकर चकिया मिसल। और सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे महासिंह और महासिंह के बेटे थे रणजीत सिंह, है ना। तो देखिए, जो रणजीत सिंह हैं, अब इनके बारे में बात कर दें। मैंने बताया था कि रणजीत सिंह के समय ही
सिख एक बड़ी ताकत के रूप में पंजाब क्षेत्र में उभरे थे। तो जो रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780। ठीक। पिता कौन थे इनके? पिता थे इनके महासिंह। और महासिंह के बारे में पूछा जाए कौन थे, तो बताएंगे ये सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे। सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे। ठीक। 1780 में 1792 में क्या हुआ? महासिंह की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। ठीक। इसके परिणाम स्वरूप रणजीत सिंह इसके परिणाम स्वरूप रणजीत सिंह क्या बने? सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने। मिसल के प्रमुख बने। तो जब ये सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने थे तब इनकी उम्र कितनी थी? 1780 92 में कितने बने? लगभग उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। 12 वर्ष की उम्र में सुकर चकिया मिसल के ये प्रमुख बने थे। ठीक। और फिर आगे चल करके पहले क्या था कि जो महासिंह की पत्नी थी और कुछ पंजाब में सिख सरदार थे, उनके नेतृत्व में एक काउंसिल बना दी गई थी। क्योंकि 12 वर्ष की उम्र में सारे निर्णय ले नहीं सकते थे, शासक इनको बना दिया गया। सारे निर्णय उस काउंसिल के द्वारा लिए जाते थे। लेकिन आगे चल करके जब इनकी उम्र हुई तब ये वास्तव में सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने। अब इनका मानना ये था कि जो बाकी पंजाब क्षेत्र में मिफले हैं, अगर इसी तरीके से अलग अलग रहे सिख तो ताकतवर नहीं बन सकते। तो इन्होंने जो भी मिफलें थी उनसे कहा कि मेरे नेतृत्व में आप संगठित हो जाइए। तो जो उनके नेतृत्व में संगठित होने के लिए तैयार थे वो संगठित हो गए, और जो नहीं तैयार थे उन पर रणजीत सिंह ने क्या किया? अटैक किया, ताकि उनको एक साथ शामिल किया जा सके। ठीक। अब देखिए एक घटना, आपको इन सब सिलसिलों में क्या क्या घटनाएं हुई उनको हम आपको बता दें। जमान शाह। जमान शाह कौन था? ये अहमद शाह अब्दाली का पोता था। ठीक। और अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान क्षेत्र का। आगे चल करके ये कहाँ का शासक बना? अफगानिस्तान का। और अफगानिस्तान के शासक को क्या कहा जाता था? अमीर कहा जाता था, अमीर। और इसने भारत में आक्रमण किया था। भारत में आक्रमण। ठीक। और जब ये वापस जा रहा था तब इसकी कुछ जो तोपें हैं, चिनाब नदी में कुछ तोपें गिर गई थी। रणजीत सिंह ने क्या किया? ये तोपें निकलवाई और निकलवा करके वापस भिजवा दी जमान शाह के पास। इसीलिए
रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? जमान शाह के द्वारा राजा की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, जमान शाह के द्वारा राजा की उपाधि प्रदान की गई। अब इसने अपना विस्तार करना शुरू किया और विस्तार के क्रम में देखिए 1799 में रणजीत सिंह ने किसको जीता? 1799 में लाहौर को जीता और लाहौर सिखों की कौन सी राजधानी थी? राजनैतिक राजधानी थी ये। ठीक, 1805 में रणजीत सिंह ने किसको जीता? अमृतसर को जीता। ठीक, और ये सिखों की कैसी राजधानी थी? धार्मिक राजधानी। तो ये भी ध्यान रखना है, लाहौर सिखों की राजनीतिक राजधानी और अमृतसर सिखों की धार्मिक राजधानी थी। और ये दोनों शहर भंगी जो मिसल थी उसके अधीन थे, उनसे इनको जीता। और ये अपना विस्तार कर ही रहा था। तो कुछ इस तरीके से आपको बता दें यहाँ पर देखिए कौन सी है? सतलज नदी। ठीक है, इस तरीके से आती है, सतलज नदी है ये। ठीक, और सतलज नदी के इस पार के जो मिफलें थी, रणजीत सिंह के आक्रमण से बचने के लिए अंग्रेजों से मदद की मांग की। और अंग्रेजी सेना का एक सेनापति था, कौन? चार्ल्स मेटकॉफ। देखिए, जब हम पंजाब की बात करेंगे तो कुछ क्षेत्र पाकिस्तान का भी आता है पंजाब में और कुछ भारत का भी इस तरीके से आता है पंजाब में, है ना? इस तरीके से आता है। तो चार्ल्स मेटकॉफ एक सेना लेकर के इस क्षेत्र में पहुंचा। ठीक है, रणजीत सिंह से लड़ने के लिए नहीं गया था। देखिए, एक चीज यहां पे और समझना है कि रणजीत सिंह भी एक शक्तिशाली राजा था। रणजीत सिंह के पास आधुनिक प्रकार के हथियार थे। रणजीत सिंह के पास यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित सेना भी थी। रणजीत सिंह के पास जो सेना थी उसको देख करके लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था, घुड़सवार सेना को देख करके लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था कि ये दुनिया की सबसे सुंदर फौज है। तो रणजीत सिंह भी एक ताकतवर शासक था और इधर अंग्रेज भी ताकतवर थे। तो रणजीत सिंह ना तो अंग्रेजों से लड़ना चाहता था और ना ही अंग्रेज रणजीत सिंह से लड़ना चाहते थे। इसीलिए रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में कभी भी कोई युद्ध नहीं हुआ। लेकिन अगर दोनों के संबंधों की बात करी जाए तो एक इतिहासकार है, उन्होंने दोनों के संबंधों के बारे में 2 लाइन में बड़ी अच्छी बात कह दी है कि रणजीत सिंह की अंग्रेजों के प्रति जो नीति थी वो क्या थी? झुको, झुको और झुको। मतलब समझ रहे? अंग्रेज जब भी दबाव बनाते रणजीत सिंह पर तो रणजीत सिंह युद्ध नहीं करता बल्कि उनकी शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाता था, क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ में युद्ध ना करके अन्य क्षेत्रों में अपना विस्तार करना चाहता था वो, है ना? तो हमेशा आक्रामक कौन रहे? अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज भी कभी रणजीत सिंह के साथ युद्ध नहीं किए थे। ठीक है, तो यहां पर चार्ल्स मेटकॉफ ने पहुंच करके दबाव बनाया और दबाव का परिणाम क्या हुआ? चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में
कौन सी संधि हुई? अमृतसर की संधि हुई। और ये अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में, है ना। और इस संधि के बाद क्या तय हुआ? सतलज नदी को रणजीत सिंह की सीमा मान लिया गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सतलज नदी के पार के जिन जिन क्षेत्र मिफलों को अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त है, सतलज नदी पार करके उन मिफलों पर अटैक नहीं करेंगे। कौन? रणजीत सिंह। क्लियर हुआ ना। तो अमृतसर की संधि से ये तय हो गया कि अब इधर ये अटैक नहीं करेंगे। तो अब कौन सा मैदान खुला होगा? इधर ये कश्मीर वाला और इधर ये पश्चिम वाला मैदान रणजीत सिंह के लिए खुला होगा। इसीलिए इस सिलसिले के क्रम में आगे चल करके यहाँ पर पाकिस्तान क्षेत्र में 1818 में रणजीत सिंह ने किसको जीता? मुल्तान को जीत लिया। ठीक। इसके बाद 1819 में रणजीत सिंह ने यहाँ कश्मीर को जीत लिया। ठीक। और फिर इसके बाद 1834 में यहाँ पर पेशावर क्षेत्र को जीत लिया, है ना। तो समझ रहे हैं कि अब इस पार अटैक नहीं कर रहे सतलज नदी के। जहां समझौता नहीं हुआ उन क्षेत्रों पर अटैक करके रणजीत सिंह ने उन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अमृतसर की संधि का मतलब क्या था और फिर आगे किस तरीके से रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब एक और बात यहीं पर आपको बता दी जाए। अफगानिस्तान का अमीर बना था शाह सुजा। ठीक है। ये कहाँ का अमीर बना था? अफगानिस्तान का। और शाह सुजा को अफगानिस्तान क्षेत्र से वहां के सरदारों ने हटा करके वहां से भगा दिया था। तो शाह सुजा भारत आया। भारत आने के बाद में शाह सुजा ने रणजीत सिंह से मुलाकात की और उसे कोहिनूर हीरा भेंट दिया। और उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड ऑकलैंड, तो लॉर्ड ऑकलैंड से आकर के भी मिला। तो किससे किससे मिला? लॉर्ड ऑकलैंड से मिला और रणजीत सिंह से मिला। और किस मुद्दे से को लेकर के मिला था? ताकि ये दोनों मदद करें उसका अफगानिस्तान का राज्य वापस दिलाने में। इसीलिए इन तीनों के बीच में 1838 में एक संधि हुई जिसे हम लोग त्रिपक्षीय संधि, ट्राईपार्टाइट ट्रीटी, त्रिपक्षीय संधि के नाम से जानते हैं। तो त्रिपक्षीय संधि क्यों कहा जाता है? समझ ही गए होंगे आप। 3 पक्ष थे, शाह सुजा, लॉर्ड ऑकलैंड और रणजीत सिंह। इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संधि कहा जाता है। और ये संधि कब हुई थी? 1838 में। और इस संधि के द्वारा होना क्या था? शाह सुजा को उसका अफगानिस्तान का राज्य वापस दिलाना था ऑकलैंड और रणजीत सिंह को। ठीक। हाँ, अभी तो मैंने आपको बताया कि वो अमीर था लेकिन सरदारों ने भगा दिया। ध्यान से सुना था। वहां के सरदारों ने वहां से क्या किया था? भगा दिया था, उसको गद्दी से हटा दिया था। इसीलिए फिर से वो अपना राज्य वापस पाना चाहता था। इसीलिए आकर के यहाँ पर समझौता किया था इस तरीके से। लेकिन ये समझौता आगे लागू हो पाता उससे पहले ही 1839 में रणजीत सिंह की क्या हुई? रणजीत सिंह की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है। तो उससे पहले ही रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर बंदा बहादुर, उसके बाद जो 12 मिसल हैं और महफिलों के बाद रणजीत सिंह, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। और एक बात अभी जो मैंने बताया कि जो जब तक रणजीत सिंह जीवित रहा सतलज नदी पार करके अंग्रेजों ने कभी भी सिखों के साथ युद्ध करने की कोशिश नहीं की।
लेकिन जब रणजीत सिंह की डेथ हो गई, उसके बाद जब उनके उत्तराधिकारी आए, तो रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी हैं वो योग्य नहीं थे। लाहौर दरबार जो वहाँ पर था, वो षड्यंत्र का पूरा वहाँ पर माहौल हो चुका था, है ना। और एक तरीके से कहा जाता है कि सिख राज्य के पतन में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा, वो रणजीत सिंह की ही एक रानी थी, रानी जिंदन, उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा। तो इन सब इन सब कारणों की वजह से पंजाब और ब्रिटिश शक्ति के बीच में दो युद्ध हुए, जिसे एंग्लो सिख वॉर, आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें से जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो 1845-46 में हुआ था। इस युद्ध में सिखों की हार हुई और इस युद्ध के बाद में 1846 में लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि के बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन वो प्रावधान आपके एक दिवसीय एग्जाम में पूछे जाने की संभावना नहीं है। बस पूछे जाने की संभावना क्या है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक चला था और कौन सी संधि से समाप्त हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि लाहौर की संधि से ये समाप्त हुआ था। ठीक, इसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 में लॉर्ड डलहौजी के समय। और इस युद्ध के बाद पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और महाराजा रणजीत सिंह, जो सिखों का राजा था, जिसकी उम्र अभी बहुत कम थी, उसको पढ़ाई लिखाई के लिए ब्रिटेन भेज दिया गया। और जब वहाँ पर वो बड़ा हुआ तब उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन जब दिलीप सिंह वापस भारत आया तो उसने फिर से सिख धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक, तो ये सारी बातें, सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो डिस्कशन करी मैंने आपके एग्जाम के नज़रिए से जो जरूरी है ना। अब इन सारी बातों को नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करना भी जरूरी है। तो ये नोट कर लिया था इधर वाला, तो नोट कर लीजिएगा इसको।